हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं पोलिस्कोप। प्रीवियस लेक्चर जहां हमने मार्क्सिस्ट अप्रोच को पढ़ा, हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला कि हु कंट्रोल द स्टेट, स्टेट को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। एंड वी गेट द आंसर रूलिंग क्लास। जिसका आंसर था रूलिंग क्लास यानी कि बोर्गोइस। इसी कंसेप्ट से एक और क्वेश्चन का राइज होता है, दैट इज हाउ द स्टेट मेंटेन इट्स कंट्रोल विदाउट कंटिन्यूइंग वायलेंस। स्टेट अपना कंट्रोल कैसे मेंटेन रखती है बिना वायलेंस हुए, जबकि हर जगह पे हर समय हर दिन पुलिस अवेलेबल नहीं रहती है, फिर भी लोग जो है वो सिस्टम को चैलेंज नहीं करते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर हमें न्यू मार्क्सिज्म यानी कि नव मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से मिलता है। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्टेट पावर एंड पॉलिटिक्स बाय द व्यू पॉइंट्स ऑफ न्यू मार्क्सिस्ट। ठीक है, नव मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से हम इसे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज ट्रांजिशन फ्रॉम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। नव मार्क्सवाद है क्या, न्यू मार्क्सिज्म क्या है? दिस इज ट्रांजिशन फ्रॉम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो क्लासिकल मार्क्सिज्म था उसमें क्या है, इकोनॉमिक बेस डिटरमाइन करता है सुपरस्ट्रक्चर को। सुपरस्ट्रक्चर यानी कि पॉलिटिक्स एंड पावर, लॉज, इन सब को डिटरमाइन कौन कर रहा है? इकोनॉमिक पावर जिसके पास है, जिसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबल हैं, ठीक है, वो अपनी उस इकोनॉमिक पावर का यूज़ करके उसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन न्यू मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। सिर्फ इकोनॉमी एक फैक्टर नहीं है पावर को यूज़ करने का, पावर को एंजॉय करने का। इकोनॉमी इज़ नॉट अ सिंगल फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन कैसे? इसमें आइडियोलॉजी का भी कंसेप्ट है, कल्चर भी पावर को एंजॉय कर सकता है, इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे पावर को एंजॉय किया जा सकता है, मीडिया, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में जिस तरह से आप पढ़ाएंगे बच्चों को, अगर आप उनको ओबीडियंट बनाएंगे, जो आप उसको सिखाएंगे वो उसी तरह से फॉलो अप करेंगे, है ना। मीडिया आपकी जो व्यू पॉइंट्स है उसको चेंज कर सकता है। तो इस तरह के इन टूल्स का यूज़ करके आप पॉलिटिक्स में पावर को एंजॉय कर सकते हैं। बोलते हैं कि ये सारे ही फैक्टर हैं पॉलिटिक्स में पावर को एंजॉय करने का। एंड नेक्स्ट हम कुछ थिंकर्स के व्यू पॉइंट्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज लेनिन। सो अकॉर्डिंग टू लेनिन, स्टेट एज ऑर्गन ऑफ कोरिशन। स्टेट एक ऑर्गन है कोरिशन का। कोरिशन मतलब दबाव बनाने का। ठीक है जी। स्टेट तो बोलते तब एक्टिवेट होता है जब क्लास कन्फ्लिक्ट जो है वो अनमैनेजेबल हो जाते हैं, जब वायलेंस अपने चरम पे पहुंच गया। अब स्टेट क्या करेगा? अपने टूल्स यानी कि पुलिस, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, कोर्ट्स, इन सब का यूज़ करेगा उसको कंट्रोल करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर वर्कर्स किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्रीज के वर्कर अगर स्ट्राइक पे चले जाएं और है ना रिवोल्ट कर दे, रिवोल्यूशन लेके आ जाएं, उसको एक्सट्रीम लेवल पे रिवोल्ट होने लगे, तो स्टेट क्या करेगा? कोरिसिव एक्शन लेगा प्रोटेक्ट करने के लिए। और इन एक्शंस के लिए वो क्या कर सकता है? जैसे हम प्रेजेंट डे में अगर इसका कंसेप्ट देखें तो प्रेजेंट डे में जो एमरजेंसी लॉज हैं, है ना, पुलिस आर्मी का यूज़ जो है एमरजेंसी लॉ में, जैसे सेक्शन 144 है ना, प्रेजेंट बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 144 है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो 4-5 लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इस तरह की पावर्स जो है आज इसी बेसिस पे जो है वो यूज़ कर रहा है स्टेट, उस एग्रेशन को, उस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सिंपली क्या बोलते हैं कि स्टेट डोमिनेशन क्या है? कोरिसिव डोमिनेशन है। स्टेट को जो डोमिनेट होगा वो दबाव के कारण बना रहेगा। जब तक दबाव बना रहेगा तब तक स्टेट जो वो डोमिनेट करती रहेगी, वो पावर को एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ग्रेमिकाई हेजीमनी, ग्रेमेस्की की हेजीमनी थ्योरी। सो हेजीमनी क्या है? अ पर्टिकुलर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। हेजीमनी का सिंपल मतलब है ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रेमेस्की क्या करते हैं? सिंपली 2 पार्ट्स में पावर को डिवाइड कर रहे हैं, द पॉलिटिकल एंड सिविल पावर। पॉलिटिकल पावर में जिन टूल्स का यूज़ हो सकता है, आर्मी, पुलिस, लॉ, कोर्ट्स, है ना, इनका यूज़ हो रहा है। तो ये कोरिसिव एक्शन है। कोरिसिव एक्शन में दबाव बनाने के ये टूल्स हैं। आप किस तरह से लोगों पे जो है दबाव बना सकते हैं इन टूल्स का यूज़ करके। एंड दूसरा एक सिविल पावर, ये बोल रहे हैं सिविल पावर क्या होगा? कंसेंट से मीडिया, स्कूल्स, एनजीओ, कल्चर, इसके थ्रू भी आप दबाव बना सकते हैं, है ना। लेकिन ये कंसेंट से, इसको दबाव नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसेंट से, सहमति से है कि हमने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि भाई
आपने रोड के लेफ़्ट साइड ही चलना है, ऑलवेज मूव ऑन द लेफ़्ट साइड। इस तरह से हम उनको सिखा रहे हैं। मीडिया जो अपना एजेंडा फैला रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से बोलते हैं कि एक कंसेंट लोगों में जो है डेवलप कर दी जाती है ना। तो बोलते हैं कि मॉडर्न स्टेट, आज की स्टेट कैसी है, फिर आज की स्टेट है बैलेंस्ड। मॉडर्न स्टेट्स आर बैलेंस्ड ऑफ कोरिजन एंड कंसेंट। जब लोग सहमत है, जैसा रन कर रही है सोसाइटी, लोग उसमें सहमत है, अपनी कंसेंट से वो उसको मान रहे हैं, तो दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोलते हैं जब कभी ऐसा वॉयलेंट एग्रेशन होता है तो उसमें दबाव भी बनाया जा सकता है, कोरिसिव एक्शन भी लिए जा सकते हैं। सो प्रेजेंट डे सोसाइटीज़ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कोरिजन एंड कंसेंट, दोनों ही तरीके से चल रही। इसी को कंसेंट को हम नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करेंगे। वी हैव कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ ग्रेमिकाई। तो ग्रेमेस्की की कॉमन सेंस थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि रूलिंग क्लास को इस तरह से मतलब प्रेजेंट किया जाता है। रूलिंग क्लास मीन्स इधर इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और समथिंग एल्स, लेकिन उनको प्रेजेंट इस तरह से किया जाता है कि ये तो नेचुरल है भाई, है ना, नॉर्मल है, इनक्वालिटी नॉर्मल है, कंपटीशन नेचुरल है, पॉवर्टी जो है इंडिविजुअल की, किसी इंडिविजुअल की पॉवर्टी जो उसकी फेलियर है, इंडिविजुअल की फेलियर है, पॉवर्टी का दोष सरकार पे नहीं है। मतलब व्यू पॉइंट्स इस तरह से सेट कर दिए जाएंगे कि इसमें सरकार का रोल नहीं है कोई। अपनी आइडियोलॉजी को प्रूव करने के लिए रूलिंग क्लास जो है इन इंस्टीट्यूशन का यूज़ करती है, एजुकेशन, मीडिया का यूज़ करती है, रिलीजन का यूज़ करती है, सिनेमा का यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रही, मान लीजिए देश में बेरोजगारी है, और किसी स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट की हम बात करें, सपोज़ कहीं पे बेरोजगारी है किसी एक स्टेट में, और प्रशासन जो है, शासन में जो लोग बैठे हैं, शासन और प्रशासन दोनों ही, अगर ये अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अगर ऐसा बोले कि हमारे जो स्टेट के पास बजट नहीं है ना, या फिर पॉपुलेशन स्टेट की बढ़ रही है, अगर ये इस तरह के रीज़न देते हैं तो लोगों को भी लगता है कि, और मीडिया भी इसी को प्रोपोगेट करता है कि हाँ भाई स्टेट के पास तो फंड ही नहीं है, सैलरी कहाँ से आएगी, तो एम्प्लॉयमेंट देंगे कैसे, या फिर अगर एम्प्लॉयमेंट भी दी जा रही है तो लो वेजेस उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर स्टेट इस तरह से बोल रहा है और उसी को मीडिया भी आगे प्रेजेंट कर रहा है, उसी को सोशल ग्रुप भी ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ब्यूरोक्रेसी भी उसको ऐसे प्रेजेंट कर रही है, तो बोलते हैं इससे क्या होता है कि एग्जाम्पल ऐसे लगता है कि हाँ सिस्टम तो फेयर है, बल मेहनत से मिल जाएगा, आप कंपटीशन करते रहिए, मेहनत से मिल जाएगा, कंपटीशन तो नेचुरल है। अगर 2 पोस्ट के लिए 50,000 लाख बंदा अप्लाई कर रहा है तो उनको लगता है कि हाँ कोई बात नहीं। अगर लोग फिर भी ये बोल रहे हैं, इसके बावजूद लोग बोल रहे हैं कि नहीं सिस्टम तो फेयर है, लेकिन मेहनत करोगे तो मिल जाएगा, मतलब इतनी एम्प्लॉयमेंट में भी मिलेगा, ठीक है, इनइक्वालिटी तो नॉर्मल है। एंड अगर कोई गरीब रह गया तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, वो दोष किसका है, इंडिविजुअल का है, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर पा रहा। मतलब यहाँ पे लोग कंसेंट है, खुद ही मान गए, कोई रिवोल्ट नहीं कर रहे लोग, सोसाइटी में मान रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई ऐसे होता है, सोसाइटी में से चलता है। जो इंस्टीट्यूशंस है, पावर के जो इंस्टीट्यूशन है, मीडिया, एजुकेशन, सिनेमा, इसमें भी यही बताया जा रहा है। तो बोलते हैं कि इन टूल्स का यूज़ करके स्टेट अपने आप को प्रूव करती है, अपनी आइडियोलॉजी को ही प्रूव कर दिया उन्होंने, और लोग उसमें कंसेंट फिल करवा देते हैं अपनी, है ना, अपने कंसेंट देते हैं कि ठीक है भाई सिस्टम तो फेयर है। तो ग्रेमेस्की क्या बोलते हैं कि ये बेस्ट डोमिनेशन वही होता है जिसमें लोग खुद ही डोमिनेशन को एक्सेप्ट कर लें, मतलब लोग खुद ही मान लें। सरकार ने बोला कि ठीक है भाई हमारे पास बजट नहीं है, लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, या कोई भी रीज़न उन्होंने दिया और लोग मान भी लिए, ठीक है जी, लोगों ने माना कि हाँ भाई सरकार के पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, कहाँ से जॉब्स मिलेंगी, और इसी को बोलता है ये बेस्ट डोमिनेशन है, जहाँ पे आपको पावर का यूज़ ही नहीं करना पड़ा, आर्मी, पुलिस या और आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ ही नहीं किया, और चुपचाप तरीके से लोगों की सहमति बनी और लोगों ने फिर भी उसको स्वीकार कर लिया। सो दिस इज़ द कॉमन सेंस थ्योरी। नेक्स्ट इज मिलीबैंड स्टेट इलाइट थ्योरी। मिलीबैंड की जो है स्टेट इलाइट थ्योरी, मिलीबैंड क्या बोलते हैं, स्टेट इज़ अ टूल ऑफ बोर्गोइज, स्टेट इज़ अ टूल ऑफ बोर्गोइज, स्टेट तो एक बोर्गोइज का टूल है, लेकिन इसलिए नहीं है कि ये कहीं पे लिखा है। क्लासिकल थ्योरी में हमने पढ़ा कि स्टेट इज़ अ टूल, यस स्टेट इज़ अ टूल ऑफ बोर्गेज, जो एलीट क्लास है, स्टेट तो बस उसका एक टूल है, वो उससे जैसे चाहे वैसे करवा ले। बोलते हैं ये कहीं पे, बट ये कहीं पे लिखा नहीं है कि स्टेट उसका टूल है, बिकॉज स्टेट लीडर्स आर देमसेल्फ फ्रॉम द एलीट क्लास। कि जो लीडर्स हैं, स्टेट के जो लीडर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में है चाहे ब्यूरोक्रेसी में, वो उसी क्लास से वो खुद आते हैं, दे आर देमसेल्फ फ्रॉम एलीट क्लास। इसलिए नहीं कि कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई बोर्गोइज
एक पर्टिकुलर क्लास ही स्टेट को डोमिनेट करेगा, इसलिए नहीं है, इसलिए है कि वो खुद ही उसी क्लास से हैं। ऑर्गेनाइज वॉयलेंस होता है, ये बोलते हैं कि स्टेट मतलब ऑर्गेनाइज वॉयलेंस है ऑफ वन क्लास। अब एक सिस्टम बना दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस एलीट क्लास की बात करें तो जैसे जो मिनिस्टर्स हैं, जजेस, ब्यूरोक्रेट, पॉलिसी मेकर्स, ये सब मिल सिमिलर है ना, इनका बैकग्राउंड सेम एक ही बैकग्राउंड से लगभग रहता है सभी का। मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर का बेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन, मिनिस्टर का बेटा किसी बोर्ड का चेयरमैन, मिनिस्टर की बेटी किसी आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर, है ना। इस तरह से बोलते हैं इनको प्रिविलेजेस मिल जाती हैं हर जगह पे, जो है वो एक सेम बैकग्राउंड से बोलते हैं एलीट क्लास से आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट इज़ बायस्ड बाय सोशल कंपोजिशन। इनका मानना क्या है कि स्टेट जो सोशल कंपोजिशन ही हमारा वैसा है, तो इसी को नाम दिया उन्होंने कंपोजिशन थ्योरी। स्टेट का कंपोजिशन ऐसा है, मिनिस्टर, जजेस, ब्यूरोक्रेट, पॉलिसी मेकर, ये सारा इनका एक ही क्लास से आएंगे। अपने ही रिलेटिव्स में, अपने ही परिवार में, अपने ही फ्रेंड सर्कल में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इसलिए बोलते हैं कि कहीं पे लिखा तो नहीं है कि बोर्गोइस क्लास ही जो है वो उसको डोमिनेट करेगी स्टेट को, लिखा कहीं भी नहीं है, बट ऐसा क्यों है कि सारे एक ही जगह से आ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव Pulantz's relative autonomy of state. Pulantz's, if my pronunciation is wrong then please forgive me. रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट में ये क्या बोलते हैं, ये ना यहाँ पे मिलीबैंड को करेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। ये मिलीबैंड की जो थ्योरी थी उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं कि स्टेट सिर्फ पपेट नहीं है ऑफ बोर्गोइस, स्टेट इज़ नॉट अ पपेट ऑफ बोर्गोइस ओनली बट इट हैज़ रिलेटिव ऑटोनॉमी। स्टेट के पास कुछ ऑटोनॉमी भी है, कुछ फ्री होके भी स्टेट काम कर सकता है। जैसे कभी कभी अब वर्कर्स के लिए, है ना, या फिर सोसाइटी के लिए बोलता है कि उनके कोई फेवर में भी कोई काम कर देती है ना, बट उनका गोल जस्टिस नहीं होता, इसके वो इसलिए नहीं वो काम कर रहे, स्टेट जो इसलिए नहीं काम कर रही सोसाइटी के लिए या अपने वर्कर्स के लिए कि उनको कोई जस्टिस प्रोवाइड करनी है, बट बोलता है इसके लिए काम कर रही है क्योंकि उनको सिस्टम को स्टेबल रखना है। अगर वो अपने वर्कर्स को या सोसाइटी को जो है उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो बोलते हैं कि इससे फिर क्या होएगा, वॉयलेशन, रिवॉल्यूशन होगा फिर से, है ना। फॉर एग्जांपल कि स्टेट के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे मिनिमम वेजेस लॉ बना दिए, फ्री एजुकेशन एंड वेलफेयर स्कीम्स जो भी स्टेट के द्वारा लाई जाती हैं ना, तो ये बोलता है ये इसलिए नहीं कि भाई उनको लोगों की कोई फिक्र है ना, उनको कोई फिक्र नहीं है, बोलता है वो सिर्फ इसलिए है कि वो लोगों को शांत रखने का है, सिर्फ लोग जो है शांत रहे, रिवोल्ट ना कर पाए, उनको बीच बीच में ये एहसास होता रहे कि नहीं स्टेट जो है वो लोगों के लिए भी काम कर रही है। तो सिंपल सा ये बोलते हैं कि स्टेट मीन्स सिस्टम मैनेजर है, सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। स्टेट का मतलब क्या है कि सिस्टम को ये मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ क्लास सर्वेंट नहीं है, सोसाइटी का इन्होंने कोई ठेका नहीं ले रखा। ये बोलते हैं कि हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है, वी आर जस्ट मैनेजिंग द सिस्टम। सो नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं कि कंटेम्प्रेरी पावर मॉडल क्या है न्यू मार्क्सिज्म का, कि इनका जो पावर मॉडल प्रेजेंट टाइम में कितना रिलेवेंट है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो जो क्लासिकल मार्क्सिज्म था उससे काफ़ी इम्प्रोवाइज हुआ, जिसमें पावर अब सिर्फ इकोनॉमिक टर्म पे नहीं था। अर्लियर जो था पावर सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे था, रिसोर्सेज बेसिस पे था। तो बोलते ये पावर को सिर्फ ऐसे इंजॉय नहीं किया जा सकता, ये सारे टूल्स हैं पावर को इंजॉय करने के, जिसमें मीडिया, कल्चर, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये सारे ही बोलता है उसके एक टूल्स हैं मॉडर्न डोमिनेशंस के, किस तरह से सोसाइटी पे डोमिनेट किया जा सकता है। एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड न्यू मार्क्सिज्म। तो क्लासिकल मार्क्सिज्म जिसमें हमने देखा कि क्या है, पावर जो है जिस वो बोलते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स पे है, इकोनॉमिक बेस ही जो है वो सुपर स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, और स्टेट टूल है, स्टेट वर्क्स एज अ टूल। लेकिन इन केस ऑफ न्यू मार्क्सिज्म पावर ये बोलते हैं सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं है, आइडियोलॉजी भी है, सोशल है, और भी कई सारे फैक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। एंड स्टेट जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है ना, एग्जीक्यूटिव है, ये सारे उसके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। फोर्स जो है वो ये बोलते हैं कि क्लासिकल मार्क्सिज्म बोलते हैं फोर्स फोकस्ड है, ओनली फोर्स फोकस्ड है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ फोर्स का यूज़ नहीं है, फोर्स और कंसेंट का भी यूज़ है। मतलब फोर्स भी एक टूल है और कंसेंट भी एक टूल है, जहाँ पे लोग खुद ही मान रहे, खुद ही डोमिनेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये रिवॉल्यूशन सेंटर्ड है एंड
क्लासिकल मार्क्सिज्म एंड न्यू मार्क्सिज्म बोलते हैं कि स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, कि स्टेबल बना रहे, कि स्टेट जो है कभी वेलफेयर के काम भी कर लेती है ना, सोसाइटी के वेलफेयर के भी काम कर लेती है, अकॉर्डिंग टू पोलांटाजा, ठीक है जी। एंड क्लास डोमिनेशन की बात यहाँ क्लासिकल मार्क्सिज्म बोलते हैं कि क्लास की डोमिनेशन है, जिसमें बेसिकली 2 क्लासेस की बात की गई थी, बोर्गेज एंड प्रोलिटेरिएट, ठीक है जी। और दूसरा न्यू मार्क्सिज्म बोलते हैं नहीं, ये सिस्टम डोमिनेशन है, एक सिस्टम बना हुआ डोमिनेट करने के लिए। तो ये इनके बीच में एक कुछ जनरल डिफरेंसेस हैं। एंड वाई न्यू मार्क्सिज्म मैटर टुडे, आज के टाइम पे इसका क्या रिलेवेंस है, मैटर क्यों करेगा। सो न्यू मार्क्सिज्म बिकॉज जो मॉडर्न पावर है, बोलते हैं कि आज जो पावर है, जो स्टेट पावर है, दैट डज नॉट लुक वायलेंट। पहले वायलेंट एक्शन लिए जा सकते थे, डायरेक्टली लिए जाते थे डायरेक्टली, लेकिन बोलता है आज ऐसा नहीं है। कुछ काफ़ी हद तक हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, लोग फ्री फील करते हैं, लुक्स नॉर्मल है ना, सब तो लगता है कि नॉर्मल है, नहीं जस्टिस मिल रही है सबको, कुछ बोलते हैं इस तरह से जो है वो आज की पावर जो है वो देखने को मिलता है हमें। लेकिन डोमिनेशन कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है कि डोमिनेट नहीं कर रहे, डोमिनेट फिर भी कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ही डोमिनेट कर रहा है ना, एलीट क्लास ही हम उसको बोलेंगे, डोमिनेट तो वो कर रहे हैं, लेकिन बोलता है फिर भी ये क्या है आज के टाइम में रिलेवेंट इसी वजह से है कि ठीक है, कम जो है वॉयलेंस कम है, डेमोक्रेसी ज़्यादा देखने को मिल रही है, एंड सभी लोग जो है वो ये थोड़ा सा फ्री और नॉर्मल जो है वो फील कर रहे हैं। डोमिनेंस किसके थ्रू है, डायरेक्ट जो डोमिनेंस है वो जो टूल्स हैं दैट आर पॉलिटिकल टूल्स, आर्मी एंड पुलिस है ना, इनका यूज़ नहीं है, बल्कि आज मीडिया डोमिनेशन ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप किसी को भी है ना, मिसगाइड कर सकते हैं कल्चर, एजुकेशन और इंस्टीट्यूशंस का यूज़ कर। इन द एंड हम ये बोल सकते हैं कि न्यू मार्क्सिज्म जो है वो एक एक्सपेंडेड मार्क्सिज्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ क्लासिकल मार्क्सिज्म, जो कि एक्सप्लेन करता है क्लास डोमिनेशन थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, ओके, थ्रू डिफरेंट फैक्टर्स रेदर देन ओनली ऑन इकोनॉमिक फैक्टर, है ना, जिसमें आइडियोलॉजी, कंसेंट, हेजिमनी, पावर, मीडिया, एजुकेशन, ये सारे फैक्टर्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए आज रिवॉल्यूशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, मतलब लोगों को क्रिटिकली सोचना होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इफ़ यू फाइंड मोर यूजफुल देन सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।